इसके साथ ही मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डेपोजिशन। डाइंग डिक्लेरेशन सबसे पहले इसके लिए ओथ ज़रूरी नहीं होता, डाइंग डेपोजिशन के लिए ओथ ज़रूरी होता है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी क्रेडिबल पर्सन लाइक डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर, और डाइंग डेपोजिशन को जैसे मैंने पहले बताया था कि रिकॉर्ड करने के लिए खुद कोर्ट आती है, तो जज ऑफ द कोर्ट कैन ओनली रिकॉर्ड इट। डाइंग डिक्लेरेशन में प्रेजेंस ऑफ एक्यूज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक्यूज कौन सा होता है? जो मुलजिम होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती डाइंग डिक्लेरेशन में। जबकि डाइंग डेपोजिशन में ना प्रेजेंस ऑफ एक्यूज ज़रूरी होती है। वो नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ क्यों ज़रूरी होती है। बेसिकली उसने ना क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है साथ। केस मस्ट बी क्रिमिनल, इसमें केस क्रिमिनल होना चाहिए, और इसमें जो केस है वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। केस सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस है? उसका सॉरी क्रिमिनल और क्रिमिनल और सिविल केस में क्या डिफरेंस होता है? क्रिमिनल है कि किसी ने कोई ना सो मैं बता रही थी कि इसमें केस क्रिमिनल होना चाहिए, इसमें केस क्रिमिनल या सिविल दोनों हो सकते हैं। क्रिमिनल का मतलब होता है कि सपोज कोई इट्स रिलेटेड टू क्राइम, और सिविल केसेस में ना जैसे जायदाद वगैरह के केस के सारे आ सकते हैं। आगे है डेथ ऑफ विक्टिम इज़ इमिनेंट, के यकीनी हो कि जो विक्टिम है वो मरने वाला है। इसमें विक्टिम क्रिटिकली इल होता है। इट इज़ द स्टेटमेंट, अभी उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टेट, इसको फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं। इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ डाइंग पर्सन इन हिज ओन वर्ड्स एंड नथिंग एल्स। ये सिंपली ना जो कि कोई बंदा मर रहा है, कोई डाइंग पर्सन है, उसकी स्टेटमेंट होती है उसके अल्फाज में। इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ द डाइंग पर्सन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एक्यूज्ड, जो कि एक्यूज्ड है, जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो साथ साथ उसके क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि जो पर्सन बता रहा है स्टोरी, डाइंग पर्सन, वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा है मुलजिम से पूछ के कि वो सच भी है, वो ठीक बता रहा है या नहीं। उसके बाद ये क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह के पॉइंट्स नेक्स्ट भी आगे एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इट शुड बी रेड ओवर टू हिम, यानी टू द डाइंग पर्सन, एंड मे और मे नॉट बी साइंड बाय हिम। पढ़ के उसको सुनाई जाती है, उसके साइन होना ज़रूरी नहीं है। इसमें सिग्नेचर डाइंग पर्सन के ज़रूरी हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट मस्ट बी सील्ड एंड सेंड टू द मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर ने या डॉक्टर ने किया तो इसको मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ता है। ऑल रिकॉर्डिंग्स आर मेड बाय द जज हिमसेल्फ, तो इसमें किसी मजिस्ट्रेट वगैरह को नहीं भेजना। इट बिकम्स वैलिड ओनली अपॉन द डेथ ऑफ द पर्सन, के जब इस पर्सन की जो क्रिटिकली इल था, जो कि जिस डाइंग पर्सन था, जो मरने वाला था, जब उसकी डेथ हो रही थी तब ही डाइंग डिक्लेरेशन बनती है वैलिड। इसमें साथ लिखा भी था ना कि विक्टिम की डेथ यकीनी हो, और जब वो मर जाएगा तो फिर उसकी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मानी जाएगी वैलिड, अदरवाइज नहीं। इट रिमेन्स वैलिड इवन आफ्टर द रिकवरी ऑफ द पर्सन, क्योंकि इसमें पर्सन क्रिटिकली इल था, वो रिकवर भी कर रहा था, तो उसके बाद भी वैलिड रहेगी। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन का डिफरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वाइवा में भी पूछा जाता है, रिटर्न में भी आता है, तो ये सारा अच्छे से करना आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच में से मिस किया था वो था इसकाते हमल, इसकाते जानिन एंड सुपरफिटेशन। सबसे पहले है इसकाते हमल और इसकाते जानिन, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। हमने सेक्शन भी बताया था, इसकाते हमल ना फॉल करता है अंडर सेक्शन 338A, और ये इसकाते जानिन सेक्शन 338B में। अब इसकाते हमल और इसकाते जानिन को याद करने के लिए एक सिंपल निमोनिक है कि हमल हम कहते हैं हामिला, या हमल प्रेग्नेंट फीमेल को बोलते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी को हमल कहते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल को हामला खातून कहते हैं। तो इसकाते हमल से आपने याद रखना है कि वो अभी ना जो बेबी है, जो फीटस या फिर फीटस की डेवलपमेंट हो रही है ना, जो मिस कैरेज, उसकी जो प्रेगनेंसी मिस कैरी हुई है, उसमें ना कोई किसी किस्म के ऑर्गन्स वगैरह नहीं बने थे बच्चे में, ठीक है। उस एम्ब्रियो में, उस फीटस के कोई किसी किस्म के ऑर्गन्स नहीं बने हुए थे, तो उसको हमने कहते हैं इसकाते हमल। इसकाते जानिन, जानिन एक जान से याद रखें कि हम कहते हैं इंसान जान, जिंदा जान है, उसके सारे ऑर्गन्स, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इसकाते जानिन को याद रखना है कि जो अबॉर्शन होती है, जिसमें जो फीटस है उसके ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। इसकाते हमल में सिर्फ प्रेगनेंसी है, हमल है, अभी कोई ऑर्गन्स नहीं बने हुए, और इसकाते जानिन में फीटस के ऑर्गन्स बन चुके हैं। Whoever causes a woman with a child whose organs have not been formed, या फिर यहाँ पे चाइल्ड की बजाय अगर फीटस लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है। Whoever causes a woman with a fetus or a child whose organs have not been formed to miscarry, if such miscarriage is not in good faith for the purpose of saving the life of the woman। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है ना कि बाज़ औक़ात कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको मदर की लाइफ सेव करने के लिए बेबी को मिसकैरेज आपको फीमेल का कराना पड़ता है, ठीक है, अबॉर्शन करनी पड़ती है। तो उस केस में हम इसको नहीं कहेंगे, मतलब उस केस में सज़ा वगैरह नहीं होगी।
अगर वो पर्पस हो कि तब सबसे पहले अगर लाइफ सेविंग की बात हो तो वो कोई इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी तो सबसे पहले जो मदर है उसकी लाइफ सेविंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कुछ ऐसा हो कि उसकी लाइफ सेविंग के लिए नहीं किया गया, पर्पस उसका ये नहीं था, तो फिर और प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट टू हर इज़ सेड टू हैव कास्ट इसकाते हमल के किसी इंसान ने किसी फीमेल को कि जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी प्रेगनेंसी को ख़त्म किया है। अब वो जो प्रेगनेंसी में उसका जो फीटस था उसके अंदर अभी किसी किस्म के ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हुई थी, और वो जो मिस कैरेज या वो अबॉर्शन जो हुआ है, अबॉर्शन जो किया गया है बेसिकली, उसका कोई मकसद ये नहीं था कि फ़ीमेल की लाइफ सेव किया जाए या फिर कोई गुड फेथ नहीं था। तो उसको उस सारे सिनेरियो को, सिचुएशन को हम कहेंगे इसकाते हमल। इसकाते जानिन क्या है? टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच फीटस इज़ अबॉर्टेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स, के जो फीटस है उसमें ऑर्गन्स बन चुके हैं, उस ऑर्गन्स वाले फीटस की अबॉर्शन जो सी उसे इसकाते जानिन कहेंगे। उसके बाद आता है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ओवुलेशन। अच्छा, ये ना नेक्स्ट प्रेगनेंसी वाला जो है ना, उस वो मेरे पास इस वक्त है नहीं नोट्स, उसके अंदर मैंने ना ये दो टर्म्स होती हैं, एक सुपरफिटेशन होती है, दूसरी शायद सुपरफिकंडेशन या फंडेशन, इस तरह का था नेम, मुझे ऐसे याद नहीं है, वो मैं उस वीडियो में दोबारा बता दूँगी। वहाँ पे इनका डिफरेंस भी आया हुआ है। तो उस सुपरफिटेशन में क्या होता है कि दो सेपरेट ओवा होते हैं जो कि ओवरी से डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ओवुलेशन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो उस केस में ना फीमेल के वो यूट्रस में दो बेबी डेवलप हो रहे होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ओवुलेशन पे होंगे, तो उनका डिलीवरी में उनका टाइम थोड़ा स्पैन होगा, गैप होगा कि 1 मंथ का है, जितने कुछ और कुछ महीनों का गैप होता है, 1 मंथ का मोस्टली। तो उस कंडीशन को सुपरफिटेशन कहते हैं। बट अगेन मैं ये एक्सप्लेन करूँगी जो सा है आपका फोरेंसिक सेक्सोलॉजी का जो सेक्शन होगा ना, सेक्शन होगा या उसका जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी इन दोनों टर्म्स को। नेक्स्ट ये वाला हो गया डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डेपोजिशन। उसके बाद आता है लीगल प्रोसेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज़ डिफाइंड एज समथिंग डन बाय अ डॉक्टर which is considered disgraceful and dishonorable by his or her professional brethren of good repute and competence. As it is, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। अच्छा, इन नोट्स का एक पर्पज़ ये भी था, मैंने आपके ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर किया है कि ना अगर आपने ना एटलीस्ट ये क्वेश्चंस, बाकी तो पूरी बुक की रीडिंग की होती है, कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। फोरेंसिक में और बीएस में ना कुछ राइटिंग का ज़्यादा रहता है कि आपने लिखना होता है, जितना लिखा जाए मैक्सिमम लिखना है आपने, सही भी होना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर भी अप्रिशिएट किया रहता है, लेकिन इसमें टाइम होता है आपके पास, तो जितना आप लिख सकते हैं वो लिखें। उसमें ये चीज़ होती है कि अगर इन क्वेश्चंस के एटलीस्ट जो पास्ट पेपर्स हैं उनके आपने, आई एम नॉट सेइंग कि आपने लाजमी इसी से करने हैं, ये वैसे मैंने बुक्स से ही लिखे हुए हैं, मिक्स है, नारे से, कोई आंसर पारेख से, कुछ हिजात से है, कुछ है बात से, जहाँ से जो आंसर ज़्यादा मुझे छोटा लगा, थोड़ा कंपोज सा लगा और अच्छा लगा, वो मैंने लिखा हुआ ईजी भी। तो ज़रूरी नहीं आपने, मैं ये कह रही हूँ कि आपने इस वाले नोट्स को ही आपने A to Z कॉपी करना है, आप जहाँ से मर्ज़ी करें, लेकिन इन क्वेश्चंस के एटलीस्ट आंसर पहले याद किए हों, सिर्फ पढ़े हुए ना हो, याद किए हों, ताकि जब पेपर में आए तो आपका टाइम से वो आपको जो चीज़ याद है आप जल्दी जल्दी लिख के आप फर्दर उन क्वेश्चंस पे टाइम ज़्यादा दे सकें जो आपको उस वक्त नहीं आ रहे। अल्लाह करे वैसे सारे आते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या था कि कोई डॉक्टर कोई ऐसा काम करे कि जो ना उसके साथ के जो लोग हैं उसको एक डिसग्रेसफुल या ऑनरेबल कंसीडर करें। ये इसके सिंपल उर्दू अल्फाज में आप ये बोल सकते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो ये मैंने बता दी, लिख दिया आपको, ठीक है। अब व्हाट प्रैक्टिस whatever are to be avoided to prevent charges of professional misconduct। अभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कुछ बता दिए हैं कि किस तरह की होती है, इसमें वो भी कवर हो जाएगा ना। ये वो चीज़ें हैं कि जो डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से बच सके, उसको अवॉइड किया जा सके। इसको 5 A's भी कहते हैं, ये वाइवा में बहुत पूछते हैं, हमसे भी पूछा था सर ने। तो उसमें क्या है कि एक ये 5 A's और नीचे 3 D's नेग्लिजेंस के आएंगे, वो भी मैं करवाती हूँ अभी 3 D's। तो ये वाइवा में और SCQ में तो आते ही आते हैं, वाइवा में भी फेवरेट क्वेश्चन होता है ये एग्जामिनर्स का। abuse of doctors privileges, abuse of doctor patient relationship, abuse of professional knowledge, association with unqualified persons, advertising and canvassing। अब ये वाली सारी चीज़ें अगर इनका अब्यूज़ किया जाए तो वो आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर प्रिविलेजेस का अब्यूज़ क्या है कि फॉल्स आपका प्रिविलेज, आप डॉक्टर हो, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने का प्रिविलेज आपको हासिल है, ठीक है। आप अगर फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो वो अब्यूज़ किया आपने डॉक्टर प्रिविलेजेस की, ठीक है, ये जो कि मिसकंडक्ट में कंसीडर होगा। डिस्क्लोजिंग ऑफ पेशेंट सीक्रेट्स, एक ना मेडिकल सीक्रेसी होती है, आप अपनी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे इंसान को लीक नहीं कर सकते।
उसमें कंडीशन होती है क्वालिफाइड या एब्सोल्यूट प्रिविलेज कम्युनिकेशन की, लेकिन अगर उसके अलावा आप करते हैं लीक आउट तो वो आपने इस मिसकंडक्ट की है। वो मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है। अच्छा, उसके बाद है डिस्क्राइबिंग ड्रग्स ऑफ एडिक्शन फॉर एब्यूज़। ठीक है, ड्रग्स ऑफ एडिक्शन को फॉर द सेक ऑफ एब्यूज़ अगर आप प्रेस्क्राइब करते हो। फिर एब्यूज़ ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इसके अंदर आता है इंडिसेंट असॉल्ट है, अडल्ट्री विद द पेशेंट। उसके बाद है अब्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, अपने प्रोफेशनल नॉलेज का अब्यूज़ आप करते हैं। क्रिमिनल या लीगल अबॉर्शन, आपको नॉलेज है अबॉर्शन का, अगर आप इलीगली या क्रिमिनली अबॉर्ट करते हो किसी को तो वो आएगा मिसकंडक्ट में। एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन, इसमें इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि आप किसी ऐसे पर्सन को जो क्वालिफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसको असिस्ट कर रहे हो। मतलब एक प्राइवेट क्लिनिक है जहाँ पे एक इंसान है जो कि डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को वैसे डॉक्टर कहलवाता है, आप उसको असिस्ट कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग एंड कैनवसिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑब्टेनिंग पेशेंट्स डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, अगर आप अपने पास ना पेशेंट को एक आप वैसे अपना आपका क्लिनिक है, ठीक है, उसको एडवर्टाइज़ करना है समथिंग एल्स, आप किसी एजेंट के थ्रू मरीज़ों को ला रहे हो या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो वो भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। अ डॉक्टर अपीयर्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकॉर्ड एविडेंस, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये मेरे से इस दफ़ा सर ने वाइवा में पूछा था। उसके अलावा ये रिटर्न में भी बहुत दफ़ा, मतलब ये कोई अगर आप पास्ट पेपर्स कहीं से उठा के देखो, यहाँ पे मैंने जो पास्ट पेपर में रिपीट हुए क्वेश्चन वो एक दफ़ा ही लिखा हुआ है ना, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो, लेकिन रिपीटेड जो है उनको दोबारा रिपीट कर करके नहीं लिखा। अगर आप पास्ट पेपर उठाते हो तो ये वाला बहुत ज़्यादा आपको बार बार रिपीट हुआ मिलेगा। उसकी स्टेटमेंट थोड़ी स्टार्ट से चेंज कर लेते हैं लेकिन आंसर यही रहेगा। जैसे वो कहेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का प्रोसीजर क्या है, इस मेरे से लिखा हुआ डॉक्टर का लिखा हुआ कोई और सिनेरियो बना के दिया तो एंड पे पूछा ये होगा कि प्रोसीजर क्या है कि आपने जब किसी की भी एविडेंस कोई भी रिकॉर्ड करानी है कोर्ट में। तो इसमें आ गया डॉक्टर अपीयर्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकॉर्ड एविडेंस रिगार्डिंग एन ऑटोप्सी कंडक्टेड बाय हिम थ्रू व्हाट प्रोसीजर ही हैज़ टू गो थ्रू। कोई इंसान एविडेंस रिकॉर्ड कराता है कोर्ट में तो उसकी इन्हीं प्रोसीजर से इन्हीं स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसमें आता है ओथ। अच्छा, डॉक्टर एज एन एक्सपर्ट विटनेस विल गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ओथ में क्या है कि आप ओथ का मकसद क्या होता है कि ओथ होता है हलफ उठाना। जैसे आपने देखा होगा टीवी में जब ये असेंबलीज़ वगैरह बनती हैं तो हलफ उठाते हैं। हमने जब हमारी वाइट कोट सेरेमनी हुई है, इधर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है सबका, तो हमने ओथ लिया था, हलफ उठाना उसको कहते हैं। ओथ का क्या पर्पज़ है? द एम ऑफ टेकिंग ओथ इज़ अफर्मेशन, यानी यकीन दिलाना, दैट द विटनेस विल टेल द ट्रुथ ड्यूरिंग एविडेंस। ओथ का मकसद ये था कि इस बात की यकीन दहानी कराई जाए जो विटनेस जो भी कुछ बोलेगा कोर्ट में वो सब कुछ सच होगा, बिल्कुल उसमें किसी किस्म का झूठ नहीं होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ द पार्टी हु प्रोड्यूसेस विटनेस कंडक्ट्स इट, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन दिस स्टेप में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। करता कौन है कि जिस पार्टी ने एविडेंस प्रोड्यूस किया, सपोज पार्टीज हैं ए और बी, ए की तरफ से ही अपना गवाह लाया गया है तो जो पार्टी गवाह लेके आई है, विटनेस लेके आई है, वही उससे क्वेश्चन करेगी, तो उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मैंने पहले भी बताया था ना एक जगह पे आपको, जब वो करवाया है सॉरी एक मिनट, सो मैं बता रही थी कि एग्जामिनेशन इन चीफ शायद क्रॉस एग्जामिनेशन, हाँ क्रॉस एग्जामिनेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने किया डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, डाइंग डेपोजिशन में क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में कि जो पार्टी है कंडक्टेड बाय द पार्टी हु डिफेंड्स द केस, लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड, डन टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। ये जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है एग्जामिनेशन इन चीफ में उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये सेकंड लाइन हर किसी की वो उसकी बताई हुई, जैसे ओथ की सिग्निफिकेंस इसमें बताई हुई। एग्जामिनेशन चीफ में कोर्ट को बताना तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेनी होती है विटनेस से। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पज़ क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस लेनी चेक करनी होती है। वो कैसे होता है कि एक जो पार्टी अपोजिट है ना उसने अब आके उसी विटनेस से क्वेश्चंस पूछने और ना लीडिंग क्वेश्चंस के वो बताएंगे, अच्छा तुमने ये कहा था, तो मतलब कि वो पूछना चाह रहे हैं कि जब उसने एविडेंस ने ये बोला था, जब उसने विटनेस ने पहले, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें कि आपने कहा था कि उस टाइम ये वाक़या हुआ था, तो उससे रेलिवेंट वो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। इससे फिर इस चीज़ को जांचने के लिए कि उसने सच बोला था कि नहीं। आपने कोर्ट ये टीवी वगैरह में अक्सर देखी होंगी शायद, कोर्ट हेयरिंग्स वगैरह डिफरेंट ये ड्रामास वगैरह में, तो उसमें ये आइडिया होगा कि एक सबसे पहले जो जिसने गवाह पेश किया होता है वो क्वेश्चन करता है, फिर उसकी अपोजिट पार्टी आके क्वेश्चन करती है ताकि देखा जा सके कि उसने जो बताया था वो ठीक है, यानी उसको फंसा रहे होते हैं बेसिकली उसी की बातों में ना विटनेस को, कि तुमने ऐसे बोला था, ऐसे तो नहीं हुआ होगा, ऐसे होगा, वैसे हुआ होगा, दिस एंड दैट। उसके बाद ना री एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन सिर्फ फिर से ना करना है जो सबसे पहले वाली पार्टी ने थी। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई
इबहम कोई शुबहात पैदा हो गए तो उनको दूर करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है. हियर द विटनेस में बी री एग्जामिन्ड बाय द कौंसल हु कॉल्ड हिम डन टू क्लैरिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज दैट अकर ड्यू टू क्रॉस एग्जामिनेशन. तो अब बेसिकली जिस कौंसल ने जिसने बुलाया है री एग्जामिनेशन वो करेगा. ठीक है, इसका पर्पस क्या है इस स्टेप का? डन टू क्लैरिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज दैट अकर ड्यू टू क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से कोई भी ना कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह पैदा हो गई तो उसको क्लियर करने के लिए होता है. फिर है कोर्ट क्वेश्चंस. कोर्ट क्वेश्चंस क्या कि कोर्ट ना इनमें से किसी भी एक स्टेज पे कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए. ये स्टेप नंबर 5 नहीं है कोर्ट क्वेश्चन. कोर्ट क्वेश्चन का मैंने स्टेप 5 इसलिए नहीं लिखा कि किसी भी एक स्टेप में आप पूछ सकते हैं, तो इसको अभी आपने भी एरो लगा के लिखना है, इसको अलग से स्टेप नहीं बनाना, क्योंकि ये अरेंजमेंट में है 1 2 3 4, तो ये 5th अरेंजमेंट में वाइज 5th में नहीं आएगा. कोर्ट किसी भी स्टेप में क्वेश्चन पूछ सकता है. फिर है व्हाट आर प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. एक डॉक्टर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं और उसके क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं. प्रिविलेजेस में सबसे पहले है कि वो एडमिशन ले सकता है कहीं भी किसी भी एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्स के लिए. वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, उस ही कैन सीक एम्प्लॉयमेंट और कैन डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. वो खुद वो जॉब भी कहीं कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकता है एज अ डॉक्टर. सर्टिफिकेट ही कैन इशू अ मेडिकल सर्टिफिकेट. तो ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि अब्यूज़ ऑफ डॉक्टर्स प्रिविलेजेस, उसमें था कि वो फास्ट मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करे. तो डॉक्टर के पास प्रिविलेज होता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकता है. अगर उसका वो मिसयूज़ करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाता है. फिर उसके ऑब्लिगेशन क्या क्या, ही शेल कंप्लाई विद कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल. कि जो काउंसिल ने मेडिकल एथिक्स का एक कोड एक बता दिए, कुछ असूल और ज़वाबित कायम किए हुए हैं, उनको उसने फॉलो करना है. ठीक है. फिर आता है टू नोटिफाई काउंसिल अबाउट एड्रेस चेंज विद इन 30 डेज ऑफ चेंज. अगर वो अपना एड्रेस चेंज कर रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपने काउंसिल को नोटिफाई करना है. नॉट यूजिंग एनी नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एब्रीफिएशन दैट इंडिकेट दैट ही पोजेसेस एन एडिशनल क्वालिफिकेशन दैट इज़ नॉट कॉन्फर्ड टू हिम. कि वो अपने नाम के साथ कोई ऐसी कोई एब्रीवेशन या ऐसे कोई टाइटल वगैरह नहीं लगा सकता जिससे पता लगे कि उसने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल की हुई, जो कि असल में उसने नहीं की हुई. जो उसने की हुई है, जितनी डिग्रीज की हुई, जो क्वालिफिकेशन की वो लिखे, लाजमी लिखे, लेकिन कोई ऐसी नहीं लिख सकता कि जो उसने ना की हो. फिर इसके बाद डिफाइन नेग्लिजेंस. ऊपर हमने किया था मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और उसके साथ हमने उसके 3 A's किए थे. अब हमने करना नेग्लिजेंस और इसके होते हैं 4 D's. नेग्लिजेंस क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंस इज एन एक्ट और ओमिशन बाय अ डॉक्टर in which the care provided was deviated from accepted standards of practice and caused injury or death to the patient. मेडिकल नेग्लिजेंस बेसिकली क्या है? नेग्लिजेंस लापरवाही, कि कोई ऐसा डॉक्टर ने कोई ऐसा काम किया है, कोई एक्ट किया है, या फिर उससे कोई कोताही हो गई है, कोई ओमिशन हो गई है, कि जिसकी वजह से जो उसने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी थी वो ना एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस से डेविएट कर गई. कि जो असूलन जो प्रोवाइड किया जाना था, चाहिए था, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जानी थी, जो केयर प्रोवाइड की जानी थी, उसके मुताबिक वो नहीं है. ठीक है. उसके 4 D's क्या है? द 4 D's रेफर टू 4 रिक्वायरमेंट्स इन मेडिकल मैल प्रैक्टिस केस इन ऑर्डर फॉर अ विक्टिम टू रिसीव कंपनसेशन. कौन कौन से? सबसे पहले ड्यूटी. एक पेशेंट मस्ट प्रूव दैट दे हैड अ डॉक्टर, फिजिशियन या हेल्थ केयर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर ओड देम अ ड्यूटी ऑफ केयर. जब एक डॉक्टर है तो डॉक्टर की ये ना एक बेसिक पेशेंट का राइट है, और डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि ना वो पेशेंट को ना प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करे. तो अगर उसने वो नहीं किया तो वो क्या है? उसकी मेडिकल नेग्लिजेंस है. नेक्स्ट इसमें आता है ड्यूटी, डेरिलेक्शन, डैमेज, डायरेक्ट कॉज. तो उसका सेकंड वाला आएगा डेरिलेक्शन. डेरिलेक्शन क्या? इट इम्प्लाइज दैट डॉक्टर वैलिडेटेड देयर ड्यूटी और ट्रस्ट. कि वो जो ड्यूटी एक डॉक्टर की थी नॉर्मली उसने नहीं प्रोवाइड किया, और वो ना उसने अपना जो सा है वायलेटेड उसने डॉक्टर ने वायलेशन किया अपनी ड्यूटी की या ट्रस्ट की. ठीक है. डायरेक्ट कॉज क्या है? कि अगर कोई भी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है, उसकी इट मस्ट बी आस्क्ड टू वेदर और नॉट दिस डेरिलेक्शन डायरेक्टली कॉज नेगेटिव आउटकम. सबसे जैसे कि जो अगर उसने ना डॉक्टर ने डेरिलेक्शन किया तो उसकी वजह से कोई डायरेक्टली डैमेज हुआ है पेशेंट को, जैसे कि मिसडायग्नोज किया उसने पेशेंट को, और उसकी वजह से जो उसने ट्रीटमेंट देना उस पेशेंट फॉल फर्दर इल और परहैप्स काज अ फर्टिलिटी. कि उसने पेशेंट का डायग्नोसिस सही नहीं बनाया, तो वो मिसडायग्नोज होने की वजह से पेशेंट की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है, वो बीमार हो गया मज़ीद, और इवन उसकी डेथ हो गई है. डैमेज रेफर्स टू द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सफरेज ऑफ पेशेंट कॉज्ड विया डायरेक्ट कॉजेशन और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल. कि या तो डायरेक्ट कॉज की वजह से या डेरिलेक्शन की वजह से अब पेशेंट
के ना फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली, फाइनेंशियली किसी किस्म का उसको सफ़र करना पड़ा। फिज़िकली के उसके प्रॉपर वो था नहीं, उसका डायग्नोस वगैरह सपोज नहीं बना, या किसी वजह से उसको डैमेज कोई पहुंच गया। इवन इतना होता है कि कभी बाज़ोकात ना राइट लिम्ब की सर्जरी करनी होती है तो गलती से लेफ़्ट की हो जाती है। टीवी में अक्सर आपने ऐसे केसेस वगैरह सुने होंगे। या फिर पेशेंट की वो ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई सीजर्स वगैरह कोई टॉवल रह गए। तो इस टाइप की जो ये सारी चीज़ें मेडिकल नेग्लिजेंस में आते हैं, उसको हमने फर्दर इन 4 पॉइंट्स में क्लासीफाई करना होता है, बताना होता है कि प्रूव करना इसमें से कौन सी थी नेग्लिजेंस, वो ड्यूटी है, डेरिलेक्शन है, डायरेक्ट कॉज है, डैमेज है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लीगल प्रोसीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है प्री रिक्विसाइट्स ऑफ वैलिड कॉन्सेंट, एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है, उसके क्या बेसिक एलिमेंट्स और प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या हैं वैलिड कॉन्सेंट के। सबसे पहले कॉम्पिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट, के पेशेंट कॉम्पिटेंट है, वो इस काबिल है, उसमें कैपेसिटी है कि वो कंप्लीट होशो हवास में वो कंसेंट दे सकता है, उसको समझ आ रहा है। फिर इट इज़ गिवन वॉलंटरीली, कि पेशेंट से जो कंसेंट ली गई वो वॉलंटरीली ली गई, किसी किस्म के दबाव में नहीं था वो। इट कवर्स द प्रोसीजर इन क्वेश्चन। जब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेते हैं ना, वैलिड कॉन्सेंट जिसे हम कहते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। हमारे कोर्ट में सबसे ज़्यादा इसी को अप्रिशिएट किया जाता है। इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। तो जो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है ना, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन में एक्सप्लेन होता है। इवन के सर्जरीज़ वगैरह, या फिर जो जैसे ना इस दफ़ा वो क्वेश्चन आया हुआ था ऑस्पी के अंदर कोलिसिस्टेक्टमी की ना, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। तो उसकी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने नेट वगैरह से सर्च करके उसके कॉन्सेंट फॉर्म निकाले, तो वो तकरीबन 3 पेजेस का ना उसका कोलिसिस्टेक्टमी का वो फॉर्म था। उसमें सारा कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेन किया होता है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को सारा प्रोसीजर बताना है। अगर आप उसकी कोई सर्जरी करने लगे, सपोज वो कोलिसिस्टेक्टमी थी, तो सर्जरी का आपने फुल प्रोसीजर बताना है, उसके प्रॉस बताने हैं, उसके कॉन्स बताने हैं, उसके अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स बताने, A to Z सारी चीज़ें बतानी होती है। तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। तो इसका मतलब इट कवर्स द प्रोसीजर इन क्वेश्चन। पेशेंट वाज इन्फॉर्म्ड इन मेकिंग द डिसीजन, पेशेंट को डिसीजन करने से पहले इन्फॉर्म किया गया था। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि वैलिड कॉन्सेंट के प्री रिक्विसाइट्स हैं, यानी लाजमी हैं, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेशनल सीक्रेसी। प्रोफेशनल सीक्रेसी इज़ एन ऑब्लिगेशन दैट प्रोफेशनल्स हैव टूवर्ड्स सोसाइटी। अच्छा, ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन बतानी उर्दू में, तो आपको पता है सीक्रेट क्या मतलब है, छुपा के रखना, राज दारी यानी, ठीक है। तो प्रोफेशनल सीक्रेसी क्या है कि जो एक डॉक्टर है उसका ना ये पेशेंट का ना ये राइट होता है, डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पेशेंट की ना सीक्रेसी को वो मेंटेन रखे, ठीक है। तो प्रोफेशनल सीक्रेसी में क्या हो जाएगा कि ना प्रोफेशनल सीक्रेसी को अगर आप इंग्लिश में डिफाइन करें तो इसमें है प्रोफेशनल सीक्रेसी इज़ एन ऑब्लिगेशन दैट प्रोफेशनल्स हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स पेशेंट्स टू प्राइवेसी। के पेशेंट का ये जो सब इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी है उसको रखा जाए, कायम रखा जाए। डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देयर पेशेंट्स डिस्कस विद देम एक्सेप्ट इन स्पेशल कंडीशन। अब स्पेशल कंडीशन कौन सी हैं, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वो नीचे एक्सप्लेन करूँगी मैं। द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेसी एग्जिस्ट्स सो पेशेंट कैन ओपन अप फ्रीली इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। थोड़ी सिग्निफिकेंस दी कि प्रोफेशनल सीक्रेसी की सिग्निफिकेंस क्या है, कि आप जब पेशेंट को इस बात की यकीन दहानी कराते हो, इवन जब वो BS के आपने वो दिया होगा वाइवा ऑस्पी, तो उसके अंदर हम या वैसे हॉस्पिटल में जब भी सिंपली आप हिस्ट्री लेते हो तो पेशेंट को हम कहते हैं कि आपके और मेरे दरमियान होने वाली तमाम बात को सीगा राज में रखा जाएगा, आपकी इजाज़त के बगैर आपका कोई भी आपकी बात किसी और को नहीं बताई जाएगी। तो हमें पेशेंट को यकीन दहानी करा रहे होते हैं बेसिकली कि ना उसकी कोई बात किसी को नहीं बताई जाएगी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और ये ड्यूटी है एक प्रोफेशनल सीक्रेसी ना, डॉक्टर की ड्यूटी है। और इसका क्या पर्पज़ होता है कि थोड़ा पेशेंट ना रिलैक्स हो रहता है, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, सो दैट दे कैन गिव देम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री एंड डिजीज़। के अगर आपको प्रॉपर पेशेंट खुल के अपनी हिस्ट्री बताता है, डिजीज़ का बताता है, तो अभी आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हो। तो ये प्रोफेशनल सीक्रेसी की सिग्निफिकेंस है। अच्छा, वीडियो लेंथी हो रही तो मैं नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करवाती हूँ। आई गेस अब तक वाली को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मैं करवा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।